Good morning, everyone. I am Rashmi Singh. Welcome to our Aadhaar ICS YouTube channel. In this section, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संस्कृत की जो लैंग्वेज है, जो कि JSSC CGL के लिए जिन लोगों ने संस्कृत रखा है उनके लिए ये करंट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट जो भी कह सकते हैं वो डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले 3-4 सेट का भी डिस्कशन हो चुका है जिसमें कि 40 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेगा, जिसके ईच क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहेगा। दैट मीन्स 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें कि आप अगर करेक्ट ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं, गलत करते हैं, तो आपको 1 मार्क्स का डिडक्शन होगा। तो इसको इसलिए प्रैक्टिस किया जा रहा है कि आपका जो भी डिडक्शन है वो आप रिड्यूस कर पाएँ और बार बार इस सेट सबको प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसमें मैंने संस्कृत ग्रामर, साहित्य पोर्शन और कुछ अदर पोर्शन को लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप ये सारे सेक्शन को देखिए, रिविज़न कीजिए, और आपको अगर कमेंट करना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डिस्कशन करना हो ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि युक्त शब्द क्या है? इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन A, B, C, D। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि पर्टिकुलर शब्द में गुण संधि युक्त शब्द क्या है। ऑप्शन A महेंद्र, B इत्यादि, C श्रीश और D पवन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? महेंद्र। महेंद्र शब्द की आप संधि करेंगे तो इसमें स्वर संधि के भेद का जो गुण संधि है वो आता है, महा जोड़ इंद्र। तो महा का अ और इंद्र का ई मिलके क्या हो गया? महेंद्र। तो ये कौन सा संधि का एग्जाम्पल है? ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपको जैसे संधि पोर्शन है, संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद है। अब इन 3 भेद में जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के आपको 5 भेद करने हैं। 5 भेद के सूत्र जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों में किन 2 वर्णों की संधि हुई है, या ये निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, या विसर्ग संधि का है? तो आप जो भी पढ़ें, ग्रामर पढ़ें, लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ें, उसमें आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपसे स्वर संधि के भेद के साथ साथ सूत्र देकर भी पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर शब्द जो है, जैसे गंगौध हुआ या पुस्तकालय हुआ, हिमालय हुआ, इन सब में किस शब्द का संधि हुआ है, या इसमें कौन सा सूत्र का उपयोग हुआ है। तो आप जो भी पढ़ेंगे उसको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका संधि सही है। लास्ट जो सेक्शन हुए थे उसमें आपका कारक, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब डिस्कस हुआ था। तो इसमें भी आपका संधि का क्वेश्चन है, गंगौध। गंगौध में संधि है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या गुण संधि। तो इसमें आपको बताना है कि गंगौध शब्द में कौन सी संधि हुई है। तो आप इसमें अगर गंगौध का संधि विच्छेद करते हैं, तो गंगौध का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि वृद्धि संधि हुई है। वृद्धि संधि हम लोग किसको बोलते हैं? वृद्धि संधि में होता है यदि अ या आ के बाद ए आए, या ए आए, ए या आए। जब हम लोग संधि करते हैं अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? वृद्धि से आय हो जाता है। सिमिलरली वैसे ही अ या आ के बाद ओ या औ आए तो फाइनल क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। उसी तरह गंगा प्लस ओथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगौध। तो इसी के हिसाब से इसमें क्या हुई है? वृद्धि संधि हुई है। तो इसी तरीके से आप जैसे गुण संधि है, वृद्धि संधि, यण संधि, इसका डेफिनेशन याद रखते हैं और उसका एक एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आप तुरंत आंसर कर देंगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका संधि से है। वृद्धि संधि युक्त शब्द आपको चुनना है, रमेश, विद्यालय, यथेव और यद्यपि। इन शब्दों में आपका वृद्धि संयुक्त शब्द कौन सा है? तो आप सबकी संधि कर ले कि रमेश की संधि करेंगे तो रमा प्लस इस, उसमें अ और ई का संधि हो रहा है। विद्यालय में विद्या प्लस आलय, तो अ और आ मिलके दीर्घ संधि बना रहे हैं, यथा प्लस एव।
इसका संधि करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है आपका यद्यपि। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा वृद्धि संयुक्त शब्द है। तो यथा प्लस एव करते हैं तो क्या हो जाएगा, यथेव। तो इसमें आपका वृद्धि संधि शब्द क्या है, यथेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नदी प्लस उद्गम। नदी प्लस उद्गम करने से आपका कौन सा शब्द बनेगा। अभी मैंने आपसे बोला कि आपसे संधि, डायरेक्ट संधि देके पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द बनेगा, या जो 3 संधि है स्वर्ग विसर्ग व्यंजन, उसके एग्जाम्पल देके पूछे जा सकते हैं कि कौन सा संधि है, या सूत्र पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको दिया गया है कि नदी प्लस उद्गम में कौन सा संधि हो रहा है। ए नदी उद्गम, बी नद्युद्गम नद्युद्गम, सी नदोदकम और डी नदुदकम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का बी नद्युद्गम। ई और उ मिलके ध संयुक्त उद्गम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है से प्लस अनम। से प्लस अनम से कौन सा शब्द बनेगा। ए शयनम, बी शयनम, सी सानम और डी शायनम। तो इसमें आपका सही शब्द बताना है। से प्लस अनम मिलके शयनम बनेगा, ऑप्शन बी। या आप इसमें उपसर्ग प्रत्यय सत्री सानिध्य में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका शब्द है दीर्घ संधि का सूत्र। इसमें आपको बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं ऑप्शंस में ए बी सी डी करके। इसमें दीर्घ संधि का जो करेक्ट सूत्र है वो आपको पहचानना है। तो आप दीर्घ संधि का सूत्र कैसे पहचानेंगे। पहला है ए अक शवर्ण दीर्घ, दूसरा है इको यणची, तीसरा है आद गुण और लास्ट है एचो यवा याव संधि। तो इसमें आपको बताना है दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। तो दीर्घ संधि आपका पहला ऑप्शन दिया अक सवर्णे दीर्घ, तो उसको देख के ही आप ऑप्शन लगा सकते हैं कि अक सवर्णे दीर्घ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपसे एक्सप्लेनेशन तो पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो ऑप्शन गलत हो सकता है। अक सवर्ण दीर्घ हम लोग किसको बोलते हैं, जब दो परस्पर समान स्वर किसको बोलते हैं, जो एक जैसे स्वर होते हैं, जैसे अ आ ई उ। दो परस्पर समान स्वर चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और अ मिलेगा, हिम जोड़ आलय, तो क्या बन गया, हिमालय। तो जो समान स्वर मिलकर एक हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, दीर्घ बोला जाता है। तो ऐसे में जो सूत्र लगता है उसको क्या बोलते हैं, अक सवर्ण दीर्घ। दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। और यहाँ सवर्ण से अभिप्राय तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के अनुसार हुआ है। ठीक है, मतलब एक ही वर्ण आएगा, अ या आ ही होगा। जैसे हिम प्लस आलय करेंगे तो हिमालय, तो दोनों मिलकर अ और आ मिलके क्या हो गया, आ हो गया है। तो अक सवर्णे दीर्घ में ये सूत्र होगा। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधक तमम। साधक तमम में आपको बताना है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कर्म, बी कर्ता, डी अधिकरण और सी करणम। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, साधकतम में क्या लेगा। साधकतम से में क्या समझते हैं हम लोग, साधन। ठीक है, जो किसी का साधन बनता है। तो आप अगर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान को के लिए अपदान, संप्रदान को के लिए अपदान से, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जो तृतीया विभक्ति होती है वो क्या होता है, साधन के लिए होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी करणम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधो निर्दिष्टेषु स्पर्श। इसका मतलब है नीचे जो दिए गए हैं, जो निर्देशित है उसमें से स्पर्श कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए म, बी य, सी ई और डी व। इसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें जो आपका स्पर्श था वो आपको बताना है। तो इसमें से स्पर्श कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्पर्श किसको बोलते हैं। जब हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं तो स्वर के भेद तो आपको पता है। स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी तरीके से व्यंजन वर्णों के भी भेद होते हैं। उसमें होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। इतने जो जितने भी व्यंजन है, तो हम लोग को इसमें पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो स्पर्श व्यंजन का व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग, जब भी जिस व्यंजन का हम लोग उच्चारण करते हैं और उसमें स्पर्श होता है, स्पर्श मीन्स टच होता है। कौन कौन सा टच होता है आपका, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ,
ये सबसे स्पर्श करते हुए जो इसका उच्चारण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसमें से आपको बताना स्पर्श व्यंजन क्या हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, क्योंकि जब आप म का उच्चारण करेंगे तो जब आप म बोलते हैं तो आपका दोनों जो ओष्ठ है वो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म। जैसे कि इसका आप उच्चारण करते हैं उप मध्यानाम ऑस्टो, आप उ और प वर्ग आप पूरा बोलिएगा, प फ ब भ म। तो आप जब प फ ब भ म का उच्चारण कर रहे हैं और उ का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें आपके दोनों ओष्ठ का परस्पर जो है टच होता है, स्पर्श होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्पर्श व्यंजन कहा गया है। नेक्स्ट आपका है इचु यशानाम किम स्थानम। ये जो आपका इचु यशानाम किम स्थानम दिया है, तो इससे आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से स्थान को बोला जा रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए दंत, बी मूर्धा, सी मुखम और डी तालु। तो इसमें इचु यशानाम जो च वर्ग है, ई है, य है और जो श है, इसका पूछा गया है कि कौन सा स्थानम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी तालु। इसका भी सूत्र अगर आपको याद होता है या माहेश्वर सूत्र आप याद कर लेते हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा कि किस किस में क्या आ रहा है। तो एक बार आप जो उच्चारण स्थान है वो आप कर लीजिए, जैसे कि अकु विसर्ज्यानाम कंठ। तो इसका मतलब होता है कि जो भी अ आ क वर्ग और विसर्ग है ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से होते हैं। इचु यशानाम तालु, ई च वर्ग य और तालव्य श ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, तालु से होते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा, री ट वर्ग में ट ठ ड ढ न पूरा र और मूर्धन्य स जो षटकोण वाला स होता है, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा उच्चारण स्थान याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बार बार। और जिनका पहले से संस्कृत है, जो पहले से पढ़े हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एज ए लैंग्वेज अभी इस एग्जाम के लिए लिए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनको ये सब चीज़ रटना पड़ेगा। और जिनका पहले से 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी है उनको तो ऐसे इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग क्वेश्चन देखते से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 का आंसर हो जाएगा इचु यशानाम किम स्थानम। 9 का आपका आंसर है डी तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं संप्रदाने का विभक्ते प्रवर्तते। इसमें आपसे पूछा गया है संप्रदान का विभक्ति जो है वो कौन सा होता है। जैसे हम लोग कर्ता, ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, क्रिया पदान से ये जो पढ़ते हैं, तो इसमें संप्रदान में विभक्ति का चिन्ह क्या है, ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी प्रथमा और डी द्वितीया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए चतुर्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय से। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, मतलब इनके फाउंडर मेंबर कौन है, किसने इनको पहली बार बताया। तो ये कौन है, पहला ऑप्शन है ए भामह, बी मम्मट, सी रुद्रट और डी दांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग ध्वनि संप्रदाय। इसमें भी आपके रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, रीति, ये सब जो है ग्रामर पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आपको शब्द रूप धातु रूप दे दिया है, वो तो आपको लिखने का प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन जो भी लिटरेचर पोर्शन है, बुक्स के नाम है, बुक्स एंड ऑथर्स है, जैसे कालिदास के हैं, भारवी के हैं, दांडी के हैं, वो सब के बुक्स वो किस विधा में लिखते हैं, कौन सा रस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कौन सा अलंकार है या कौन सी ध्वनि आती है, ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, ए हर्षवर्धन, बी वामन, सी आनंदवर्धन और डी रुद्रट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आनंदवर्धन। ध्वनि जो है, ध्वनि संप्रदाय का उदय कब हुआ, वक्रोत्री संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन है, ये आनंदवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ। जो भी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधित्व, ये पूरे का प्रतिनिधि कौन करता है, कौन सा बुक करता है। इसका ऑप्शन है ए पाणिनि की अष्टाध्यायी, बी कशिका, सी सिद्धांत कौमुदी, डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो भी ग्रामर के विशेषज्ञ जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो पहला ही ऑप्शन लगाएंगे, ए पाणिनि की अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं व्याकरण ग्रंथ संग्रह के रचयिता। जो व्याकरण ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? ए यास्क, बी व्यांगी, सी शाक्टायन और डी पाणिनि। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी व्यांगी। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से कुछ और भी चीज का ध्यान, जो फैक्ट्स है उसको याद रखना है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ गद्यकार आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ गद्यकार, अब तक के गद्यकार कौन से सर्वश्रेष्ठ थे? तो इसमें बाणभट्ट आएंगे। उसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ व्याकरण, जो व्याकरण की जो रचना की थी उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन थे? तो उसमें महर्षि पाणिनि का नाम याद आता है। तो इस तरीके से जो सिंपल फैक्ट्स है वो आपको याद करने हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है संस्कृत साहित्य में? कालिदास है। सर्वश्रेष्ठ प्रकृतात्मक नाटक कौन सा है? प्रबोध चंद्र है। सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है? जितने भी नाटक हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है? सर्वश्रेष्ठ नाटककार के नाम में आता है कालिदास का। तो ये सब कुछ जो फैक्ट्स है वो आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वेद पुरुष के पाद रूप में स्वीकार आया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें ए कल्प, बी व्याकरण, सी छंद, डी शिक्षा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी छंद। इसमें आपका रस छंद अलंकार आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़िएगा, अभी तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव एज ए क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य पिंगल का छंद ग्रंथ क्या है? आचार्य पिंगल द्वारा रचित जो है उसको वो छंद ग्रंथ कौन सा है? छंदो मंजरी, बी छंद्र सूत्र, सी छंद्र शास्त्र, डी छंद्र विधान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छंद्र सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंच संधि का भेद नहीं है। इसमें आपको संधि के भेद पूछा गया। पहले आपका जो डिस्कस हम लोग कर रहे थे रस छंद अलंकार पोर्शन से कुछ साहित्य का इतिहास पोर्शन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है पंच संधि का भेद नहीं है। इसमें आपको पूछा गया कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन ए मुख, बी सम्मुख, सी प्रतिमुख, डी गर्भ। तो इसमें संधि का भेद कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्मुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक व्याकरण के आधुनिक लेखक कौन है? वैदिक व्याकरण जो है उनके आधुनिक मतलब मॉडर्न लेखक जो है वो कौन है? इसमें आपके ऑप्शन से ए बॉप, बी मायर होकर, सी लुई रेन और डी दांडेकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लुई रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहन नामक पंच विभागों से युक्त क्या है? ए संधि है, बी कार्य है, सी प्रस्तावना है या डी कथावस्तु है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी कथावस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तावत रूपस्य संज्ञा अस्ति। जो तावत रूप है उसका संज्ञा क्या है? ऑप्शन इसके दिए हुए हैं ए नदी, बी टी, सी निष्ठा, डी धी। तो इसका सही ऑप्शन है डी सी निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन क वेदांग मुख्य कथ्यते। वेदांग के मुख से क्या निकलता है? ए शिक्षा, बी कल्प, सी व्याकरण, डी निरुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर है सी व्याकरण। जब तक कि आप भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोलते हैं तो भाषा के शुद्धिकरण के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी व्याकरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ऊष्म वर्ण क। ऊष्म वर्ण हम लोग किसको बोलते हैं? इसके चार ऑप्शन है य, ह, च और ड। तो ऊष्म वर्ण का डेफिनेशन क्या होता है? जिन वर्णों को उच्चारण करने से ऊष्मा निकलता है, मतलब जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें आपको गर्म हवा या ऊष्म वायु का निकलना हो रहा है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म बोलते हैं। जैसे अभी आपने स्पर्श पढ़ा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें ऊष्म व्यंजन किसको कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है ह। जैसे आप तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह इनका उच्चारण करेंगे तो आपके मुख से क्या ऊष्मा निकलेगी, तो वैसे वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ह। नेक्स्ट है आपका अगेन सूत्र से आ रहा है ऋतु शानाम इति सूत्रस्य संबंध। ये जो ऋतु शानाम संबंध सूत्र है वो किससे संबंध है?
आपका ऑप्शन है ए तालवा, बी कंठेन, सी मूर्धा, डी एतेषु न कोअपि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने पहले भी बोला, जैसे अकु विसर्जयानाम कंठ, इससे क्या होता, अ क वर्ग ह और ये कंठ से उच्चारित है। इचु यशा नाम क्या है, तालु से उच्चारित है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, मतलब ये जो है मूर्धा वाले शब्द है, मूर्धा वाले वर्ण है। जैसे री हुआ, ट वर्ग हुआ, ट वर्ग में क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ न र और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। तो आप जितने जल्दी जितना हो सके उच्चारण स्थान जितने अच्छे से आप कर लेंगे, उच्चारण स्थान करने से आपका संधि भी होगा, समास भी होगा और बाकी जो अदर है वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो उच्चारण स्थान में आपको माहेश्वर सूत्र हुआ और जितने भी स्वर व्यंजन का वर्गीकरण है वो अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, या पहले जो 2-4 सेक्शन मैंने करवाया है उसमें भी आपने ये किया है, तो ये आपको याद, ये जो सूत्र है ये कारक के सूत्र से रिलेटेड है। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे सूत्र कस्य विभक्ति प्रयुक्ता, ये जो सूत्र है प्रतिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे में कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सप्तमी, बी षष्ठी, सी प्रथमा, डी पंचमी। तो आपका सूत्र क्या था, आपको मैंने ये सूत्र पहले भी कराया है। प्रतिपादिका अर्थ मात्र में एवं उसकी अपेक्षा लिंग परिणाम वचन मात्र के अधिक में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमेशा इसमें क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे रोचते इतस्मिन् वाक्ये केन सूत्रेण विभक्ति प्रतियुक्ता। ये जो सेंटेंस है हरे रोचते जो सेंटेंस है इसमें आपके कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो ये भी आपने, जब हम लोग कारक के सूत्र पढ़ रहे थे तो कारक के सूत्र में मैंने ये डिस्कस किया था कि जब रुच धातु होती है किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को जो चीज पसंद होता है तो उसके अर्थ में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो इस सूत्र का नाम क्या है, रुच्यार्थानाम प्रियमाण चतुर्थी। इसमें जो भी आपको अच्छा लगेगा, रुच धातु के योग में, जब भी रुच धातु मतलब अच्छा लगना, पसंद करना, लाइक, रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती हो तो उसमें क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरे रोचते भक्ति, तो हरे में क्या लगा है, हरे रोचते भक्ति, भगवान को भक्ति पसंद है, हरे रोचते। तो हरे रोचते में क्या लगा है, रुच्यार्था नाम प्रियमाण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जितने भी कारक हैं, कर्ता से लेके आपको कर्ता ने कर्म को लेके जितने भी कारक हैं उसके सूत्र, जैसे कर्ता कारक के कितने सूत्र हैं और उसका एक एग्जाम्पल, उसी तरीके से कर्म का कितना सूत्र है, द्वितीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का, सारे विभक्ति के सूत्र को और एक एक एग्जाम्पल को आप लिख लेंगे या उसका टेस्ट सीरीज देते रहेंगे या प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे ये मिस्टेक नहीं होगा। जैसे चतुर्थी में जितने सारे हैं, चतुर्थी विभक्ति के भी मैंने बहुत सारा कराया था, जैसे नमः, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा, अलम, वसट, ये सूत्र हुआ, या संयुक्ते प्रधाने हुआ, जितने भी विभक्ति हैं उनके सूत्र और उसके एग्जाम्पल आप एक एक भी याद कर लेंगे या एक एक भी पढ़ लेंगे तो आपके उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो इसमें आपका क्या हुआ, हरे रोचते में इतस्मिन् वाक्ये केन सूत्रेण विभक्ति प्रयुक्ता, तो इसमें क्या हो जाएगा, रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समासी उपसर्ग कुत्र प्रयुक्त है। समास में जो है कौन से उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए मध्य, बी अंत्य, सी पूर्वे, डी कुत्रापि न। मतलब मध्य में हुआ है या अंत में हुआ है या पहले ही हुआ है या कोई नहीं हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी कुत्रापि न, कुछ कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकृष्णम इति पदे समास। उपकृष्णम जो समास है उसमें उपकृष्णम इति पदे समास, उपकृष्णम जो है इसमें कौन सा समास हुआ है। तो इसके ऑप्शन आपका दिया हुआ है, द्वंद्व, अव्ययी भाव, सी द्विगु और बहुव्रीहि। तो इन द्वंद्व समास कब होता है, जब दो एक जैसे पद होते हैं। अव्ययी भाव उसमें अव्यय शब्द का प्रयोग होता है, द्विगु में संख्यावाचक होता है और बहुव्रीहि में क्या होता है, जो अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो उपकृष्णम, कृष्ण के पास, बगल में, तो इसमें क्या हो रहा है, अव्ययी भाव, इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ। उप जो है अव्यय है तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी।
उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका शब्द रूप से पूछा गया है। आपके सिलेबस में शब्द रूप और धातु रूप दे दिया गया है कि कौन कौन सा शब्द रूप आपको पढ़ना है और कौन कौन सा धातु रूप। अगर वो जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ शब्द रूप आप पढ़ लेते हैं, जैसे आपके शब्द रूप आपको दे दिए गए हैं बालक, लता, नदी, मुनि, गुणिन, साधु, भवत, अश्मद, युष्मद। तत् के तीनों लिंग सर्व, युवती, लेखनी, रेणु, पयस, वस्तु और आत्मन। ये शब्द रूप आप कंठस्थ कर लेते हैं, बार बार याद कर लेते हैं, तो आपका इससे एक क्वेश्चन पक्का है। एक क्या, 1 से 5 क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आपका शब्द है युष्मत शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप कौन सा है। तो अगर आपको याद है त्वम, युवाम, युवाम, त्वाम, युवाम, उष्मान, त्वया, युवाभि, युष्माभि, इस तरीके से आपको पूरा याद है तो आप इसके सप्तमी बहुवचन का आंसर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन में हो जाएगा युष्मासु। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका धातु रूप से क्वेश्चन है। हर धातु, धातु रूप में भी आपको दे दिया गया कौन कौन से धातु आपसे पूछे जाएंगे। उसमें आपको लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग लकार और लिट लकार, ये इतने लकार आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें आपके पट, गम, दृश, पा, हन, भू, अस, नृत, लिख, दिश, मुच, स्था, यक्ष, सच और अर्च, ये सारे धातु रूप आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपका हन से पूछा गया है जो आपके विद इन द सिलेबस है। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, मतलब लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है आपके ए जही, बी हंती, सी बत और डी हंसी। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हंती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका धातु रूप से, पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो पा धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है पिबश्यति, बी पाश्यति, सी पाश्यति और डी पाचिष्यन्ति। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पा धातु का, क्या पूछा गया आपसे, पा धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप पूछा गया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी पाश्यति। और लास्ट जो ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका, ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ, आपका सही ऑप्शन होगा जही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामा अश्वम ग्रामम नयति। इसमें आपको आंसर बताना है। रामम अश्व ग्राम नमयति में कर्म वाच्य होगा। इसको जब हम लोग कर्म में करेंगे भाववाच्य से कर्म वाच्य, तो इसमें इसका सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, राम अश्व ग्रामम नयति, ऑप्शन बी रामेन अश्व से ग्रामम नयति, सी रामेन ग्रामम अश्वम नयति या डी रामेन अश्वम ग्रामे नयति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रामेन अश्व ग्रामम नयति, मतलब राम के द्वारा घोड़ा को गांव लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्ना भवत भवताम आगमनेन ध्वन्ना वयम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसका पहला ऑप्शन है आपके यहाँ आगमन से वे धन्य हुए। सेकंड है यहाँ आपके, पहला ऑप्शन है यहाँ आपके आगमन से वे धन्य हुए। सेकंड ऑप्शन है यहाँ आपके आगमन से हम धन्य हुए। थर्ड ऑप्शन है पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ आपके आगमन से हम धनवान हुए। तो आप अगर आप सेंटेंस देखते हैं तो क्या अन्न भवताम, भवताम है तो यहाँ आपका प्रयोग हो रहा है, आगमेन मतलब आपके आने से, धन्य वयम, वयम मतलब हम लोग। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूजनीय आप लोगों की आगमन से हम लोग धन्य हुए हैं। बाकी जो अदर है वो गलत है, ये होगा पूजनीय आप लोगों की आगमन से हम लोग धन्य हुए, क्योंकि इसमें वयम का प्रयोग हुआ है। और बाकी जो आप देखेंगे वहां वयम का यूज, मतलब बाकी जो ऑप्शन है उसमें ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृत पद की उत्पत्ति। इसमें आपको इसका उत्पत्ति बताना है कि किस तरीके से उत्पत्ति हुआ है। पहला ऑप्शन है
सम प्लस क्री प्लस अण, दूसरा है सम प्लस ड्विंग प्लस अक्त, सी है सम प्लस क्री प्लस क्विप प्रत्यय और डी है सम प्लस क्री प्लस ल्यप प्रत्यय। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत साहित्य में कौन सा समास है। जो वर्ड संस्कृत है इसमें समास कौन सा हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है बहुव्रीहि और लास्ट है तत्पुरुष। तो द्वंद्व समास आपको पता है जहाँ दो समान पद होते हैं। अव्ययी भाव में अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। बहुव्रीहि में जो कुछ विशेष अर्थ देते हैं वो बहुव्रीहि होते हैं। और तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें जो कारक, जो आपके कारक के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तत्पुरुष समास में आपको कारक का चिन्ह होता ही होता है। तो इसमें आप देखेंगे संस्कृत, तो इसमें आपका कौन सा समास होगा। जैसे आपने ऊपर पढ़ा सम जोड़ क्री, जो आप इसका सम जोड़ क्री जो अक्त, इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, क्या लग रहा है। तो उसी तरीके से इसमें समास का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आप आगे जो समास और संधि ये सब पढ़ेंगे उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नख भिन्न इति पदस्य लौकिक विग्रह अस्ति। नख भिन्न को आप लौकिक विग्रह करेंगे तो इसका पद क्या बनेगा। तो नखेन भिन्न, नखाभ्यम भिन्न, नखय भिन्न या डी नखय भिन्न। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नखय भिन्न। मतलब आप नख धातु पढ़ेंगे तो नाखूनों से भिन्न जो है, तो इसमें विग्रह करेंगे तो नखय भिन्न। तो इसी से तत्पुरुष समास में क्या होता है, उसमें कारक का विभक्ति लगता है। तो इसमें भी कारक का विभक्ति लग रहा है, नखय भिन्न, नखों से भिन्न, तृतीया विभक्ति हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जितना भी चीज है ना, संधि, कारक, समास, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जब तक आप डिटेल में कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो जो ग्रामेटिकल पोर्शन है या आपका अनसीन पैसेज भी आएगा, गद्यांश पद्यांश भी दिया रहेगा, तो उसके लिए आपको ग्रामर पोर्शन क्लियर होना बहुत जरूरी। क्योंकि आप सिली सा भी कारक का चिन्ह का भी मिस्टेक कर देंगे तो आपका 1 मार्क्स तो चला ही जाएगा। तो आपको जितना भी ग्रामर पोर्शन है, संधि, समास, कारक, वाच्य, समास के भेद, संधि के भेद, कारक के भेद, सूत्र और जो भी उपसर्ग, प्रत्यय दिया हुआ, धातु रूप, शब्द रूप, इनका पूरा जो कंठस्थ होता है वो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये लैंग्वेज रखा है, अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर नहीं रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज लिटरेचर में अच्छा कर सकते हो, वो आप ऑप्शन रखो। अभी भी 2-4 दिन बचा हुआ फॉर्म फिलअप के लिए, तो आपके चांसेस हैं आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुंस प्लस कोकिल की संधि होगी। ये आपका संधि से क्वेश्चन है। ऑप्शन है पुरुष कोकिल, ऑप्शन बी पुंसो कोकिला, ऑप्शन सी पुंग कोकिला, ऑप्शन डी पुंको कोकिला। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुंसो कोकिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन संधि से था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है समास से। समास की प्रक्रिया होती है। तो समास का जब आपने डेफिनेशन 3-4, जब भी आपने हिंदी ग्रामर व्याकरण जब से पढ़ना शुरू किया होगा, आपने संधि, समास, कारक, ये सब का डेफिनेशन तो पढ़ ही लिया होगा। इधर आपके टीचर ने आपको मार के पढ़ाया होगा, रटाया होगा, या आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप रट के गए होंगे, लेकिन आपको उसका डेफिनेशन तभी पता हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन गलत करके आप चांस ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप गलत करो। तो समास की प्रक्रिया क्या होती है, पहला ऑप्शन है 2 वर्णों के बीच होती है, दूसरा है 2 पदों के बीच होती है, तीसरा है 2 वाक्यों के बीच होती है और लास्ट है 1 वर्ण और 1 पद के बीच होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समास जब भी होता है 2 पदों के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्षण काना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षण काना में तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया, सेंटेंस दे दिया कि अक्षर काना में तृतीया विभक्ति तो हुई है, लेकिन ये किस सूत्र के अनुसार हुई है। तो यहाँ आपको फिर से कारक में आना पड़ रहा है। कारक के जितने सूत्र हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अक्षण काना, अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें तृतीया विभक्ति दिख रहा है, लेकिन आपको सूत्र बताना है। तृतीया विभक्ति के भी बहुत सारे सूत्र है, सहाते तृतीया है, यनांग विकार है, अपवर्गीय तृतीया है। तो इसमें कौन सा तृतीया विभक्ति लग रहा है। तो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं अक्षण काना, आंखों से काना, आंखों से काना है तो आपने पढ़ा है यनांग विकार। जिस
शारीरिक जो अंग है आपका उसमें विकार होता है और उस विकार की आपको सूचना मिलती है कि आप आंख से अंधे हैं या कान से बहरे हैं, दांत से टेढ़े हैं। तो जब आपको इस तरीके का या दिमाग से पागल हैं, इस तरीके का जो भी आपको दिखाई देगा कि किस शरीर से, किस अंग से आपको सूचना मिल रही है, जो अंग आपका खराब है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे कान से बह रहे हैं, कर्णेन बधिरा, कान से बह रहे हैं, कानों से बह रहे हैं आप, कर्णेन बधिरा हो गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, येनांग विकार सूत्र का प्रयोग होगा। इसमें अंग आप ध्यान से देखिए तो ये नांग विकार अंग का मेंशन किया गया, जिस अंगवाचक शब्दों से शारीरिक विकार की सूचना मिलती हो तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ये नांग विकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इत्थम भूत लक्षणे, नहीं ये तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, लास्ट ऑप्शन में था, वर्गे तृतीया या उत्तम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे में भी क्या है, तृतीया विभक्ति ही लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तय हरिम भजती में मुक्तय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसमें आपको दे दिया गया है कि विभक्ति कौन सा, बता दिया गया है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति हुआ है। इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया है मुक्तय हरिम भजती में मुक्तय में चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चतुर्थी विभक्ति हुई है। ए चतुर्थी संप्रदाने सूत्र द्वारा, बी स्पृश्यति द्वारा, सी क्लेपी संस्माध्यते द्वारा या तदर्थी चतुर्थी व्याच्य वार्तिका द्वारा। इसमें आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग आपको चतुर्थी विभक्ति लगा है। तो इसमें कौन सा सूत्र है, इसमें आपका सूत्र है तदाभ्य वाला सूत्र है। तदाभ्य में चतुर्थी का वाच्य चतुर्थी व्याच्य वार्तिका द्वारा, इसमें आपका वाच्य परिवर्तन हुआ है, मुक्ते हरिम भजती। वाच्य परिवर्तन होते के साथ इसमें कौन सा सूत्र लगा है, तदाभ्य चतुर्थी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या होगा। ये जो आपका गुरु शब्द रूप है उसमें आपका सप्तमी विभक्ति का पूछा गया है। ऑप्शन ए गुरवे, ऑप्शन बी गुर, ऑप्शन सी गुरुना, ऑप्शन डी गुरु। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाए, गुरु, ऑप्शन बी जो है। तो इस तरीके से आपका 40 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। तो इस सेट जितने भी सेट आ गए हैं आप उन सेट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका ग्रामर पोर्शन, साहित्य पोर्शन कंप्लीट होता रहेगा। और जो भी आपको जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दे प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट and they can share the link with the other channels. Thanks for watching our channel. Stay tuned for new updates.